कमर चीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है और इसको बड़ा मेजर फैसला कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब हैं वो पंजाब में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। और वो जो टर्न कोर्ट्स थे, जिनको वो इमरान खान साहब उर्फे हम लोटे कहते हैं, उनका वोट जो है वो नहीं कंसिडर होगा। और साथ ही तारड़ साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो डॉलर है वो 196 पे पहुंच गया है इंटर बैंक। तो जो नॉर्म ग्रे मार्केट में या ब्लैक मार्केट में तो 200 डॉलर साहब क्रॉस कर चुका है। और तीसरा इसमें जारी बात, तारड़ साहब, हर रोज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो तारड़ साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? इधर अदालत ने भी एक इस तरह का फैसला किया है जिसकी समझ नहीं है ये किसके हक में आएगा। कई लोग पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे हक में है, दूसरे कह रहे हैं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे देखते हैं? और आज एक पॉइंट ये भी ऐड कर दूं कि अपोजिशन हुकूमत ने ये कहा है, उनकी कोलिशन पार्टनर से ये कहा है कि हम सख्त फैसले लेने को तैयार हैं। इट मींस कि सब्सिडी हटाई जा रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह चीजें अनफोल्ड हो रही हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में? चीमा साहब, जो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है कि डॉलर 200 को टच करना, बल्कि डॉलर तो नायाब हो चुका है। डॉलर तो मिल ही नहीं रहा पाकिस्तान में। आप डॉलर लेने जाएं तो वो जो देने वाले वो कहते हैं हम खरीद रहे हैं, हम बेच नहीं रहे। हालात ये चल रहे हैं आपके। दूसरा जो मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये, और 63A जो आर्टिकल जिसके बारे में बात हुई सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर मिली जुली राय मौजूद है। मैं जब इसके डिटेल में गया तो कहा यह जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की राय है। सदर साहब आरिफ अलवी साहब ने 4 सवाल भेजे थे। 4 सवालों पे वो इस पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन चाहते थे। लेकिन अगर ओपिनियन भी दी है तो अगर देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त उन्होंने एक गैर यकीनी सी सूरत हाल क्रिएट कर दी है हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। दूसरा 63 को अगर देखा जाए तो उसमें एक आगे शिक ये भी है कि अगर जो अरकान असेंबली और उनकी पार्टी अगर किसी इलेक्शन का बाइकाट करते हैं तो उनके पास वोट देने का हक मौजूद है। तो लेकिन 63 ने ये उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देकर एक डिबेट शुरू कर दी, एक और डायलॉग शुरू हो चुका है जो नून लीग के लिए इंस्टेबिलिटी का जो मूजब बन सकता है। लेकिन ये देखें कि मुल्क के अंदर तो इंस्टेबिलिटी पहले ही मौजूद है। मुल्क के अंदर 2 वजीर आजम है, मुल्क के अंदर 2 फाइनेंस मिनिस्टर है। डार साहब वहां से बैठ के जो बयानात दे रहे हैं वो आपके मुल्की फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन को वो उनको स्टेबल नहीं रहने देते। वो जो और ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि मुसलसल देखें इस कड़े वक्त के अंदर नून लीग की सारी लीडरशिप को लंदन चला जाना उनकी कमजोरी और स्टेबिलिटी की निशानी है। और मेरे तज्जिए के हिसाब से इस वक्त नून लीग के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। जिस तरह अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये एक डिफरेंट इनकी ओपिनियन है इस हुकूमत बनाने के हवाले से। और शहबाज शरीफ साहब का कैंप और हमजा शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो अलग है। ये मजीद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती हैं चीजें। और बिलखसूस जिस तरह आपने फरमाया है 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक भी सख्त फैसला, कड़ा फैसला जो कि पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त, वो नहीं ले सके। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सोते नहीं है, लेकिन वो अगर जाग रहे हैं, लेकिन जागते हुए भी वो फैसला कोई नहीं कर पाए। अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर पाए जो कि जरूरी है। और अगर वो इसकी सलाहियत नहीं रखते थे, एक तो मेरी ओपिनियन ये है, या तो उन्हें हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ चुके हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि फौरन इस्तीफा देकर साइड पे, जो कि उनको, क्योंकि जो करंट गिवन सर्कमस्टांसेस हालात हैं वो नून लीग के जो वोट बैंक को मुसलसल कम कर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इज टचिंग द लोएस्ट पॉसिबल। आज लेकिन मैं जो चीजें मैं कहूंगा, और जो कोहाट में इमरान खान साहब ने जो स्पीच दी है उनमें मैंने जो नोट किया है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। उनका चूरन बिक रहा है, चाहे वो अमर बिन मारूफ का चूरन है, चाहे एंटी अमेरिकन है, चाहे उन्होंने अगले दिन जो अपनी जान का खतरा कर दिया है, जो कि मैं नहीं बिलीव करता। खान साहब की इस वक्त हिफाजत के ऊपर तकरीबन 250 लोग तैनात हैं, जिसमें आपकी केपीके पुलिस, आपकी गिलगित बिल्तिस्तान, आपके रेंजर्स, आपकी इस्लामाबाद पुलिस के लोग,
और इन हालात के बावजूद अगर खान साहब कहें कि मेरी जान को खतरा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन लंदन चले जाए अपने बच्चों के पास, क्योंकि ये और लेकिन ये चूरन बिक रहा है उनका। लोग मैं खवातीन, मैंने जलसे में देखा खवातीन रो रही थी वहां, जब खान साहब बार बार कहते हैं। खान साहब की 4-5 ही तो चीजें उनकी स्पीच के अंदर, एक तो उन्होंने डीजल कहना होता है लाजमी, फिर उन्होंने चेरी ब्लॉसम जरूर कहना होता है, अब ये और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहना होता है, और अब उसके साथ ऐड कर लें कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, लोग इस पे जज्बाती होके और उसके ऊपर खवातीन जो है वो रोना शुरू है। लेकिन हालात पाकिस्तान के ये हैं एक्सक्यूज मी, उसमें वजीरिस्तान में आपके 3 सिपाही शहीद हो चुके हैं, 2 सरदार जो हैं सिख हमारे जो भाई हैं उनको पेशावर में कत्ल कर दिया गया। कराची के अंदर आपके ब्लास्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, और जो टीटीपी है वो कहते हैं कि हमने हमारी जंग बंदी के दिन खत्म हो चुके हैं। तो आप इस वक्त जिस तरीके से इंसान कमजोर होता है, ऊपर गिद्धे और कौवे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, इस तरह आपके जो लोग दुश्मन है वो चक्कर लगाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपके अदारों के माथे के ऊपर बली कोई नहीं, जो तशवीशनाक बात। आईएमएफ का देखें, इस जो अगर आपने बाद में आईएमएफ ने ही आपको रेस्क्यू करना है, तो आज आप डिसीजन क्यों नहीं लेते? श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 3 हफ्ते से वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, आईएमएफ के दरवाजे पर रोजाना जाते हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और आपकी भी देखें, खान साहब सारा कुछ तो आईएमएफ को दे चुके थे, उन्होंने लेजिस्लेशन भी की उसके लिए, हर चीज उन्होंने की, उनकी मर्जी के लोगों को अपॉइंट किया। तो करंट गवर्नमेंट को क्या हर्ज है कि वो डिसीजन ले इसके बारे में? आईएमएफ की जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपके जितने दोस्त ममालिक हैं वो भी यही वेट कर रहे हैं कि आईएमएफ आगे आए तो उसके बाद कुछ आपके साथ किया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर या तो शहबाज शरीफ साहब को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहते तो फिर रिजाइन करके साइड पे हट जाना चाहिए, एक अबूरी हुकूमत के हाथ में दे के साइड पे हट जाए, क्योंकि राइट नाउ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज अंडर थ्रेट। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट भी जो है वो कमजोर नजर आ रही है, डिवाइडेड नजर आ रही है, और उसके बाद नून लीग भी डिवाइडेड है। और इस वक्त इमरान खान इज विक्टोरियस, पीपल्स पार्टी इज विक्टोरियस। उसकी वजह यह है कि वो बैक सीट पर बैठ के सारे शो को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे को बिलावल को ट्रेनिंग देंगे आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की। लेकिन इस सारा जो इसका मलबा होगा उनके कंधे पे नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के पास है। मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूंगा, बार बार मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम अपने अलायंस के साथ मशवरा करके काम करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मैं उनको बताना चाहूंगा कि सारा मलबा आपके कंधों पर है। प्राइम मिनिस्टर आप हैं, वो नहीं है। फजलुर रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त आसफ जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप उनसे मुशावरत जरूर करें, चले ठीक है, लेकिन ये जरूर रखें कि इसमें सारा लॉस आपका है, नुकसान आपका है। ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि यू आर लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी बाय मिनट्स एंड आवर्स। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब देखें आने वाले दिन क्या बताते हैं, लेकिन ये वो कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी किसी ना किसी को बांधनी पड़ेगी। आईएमएफ की बातों से के साथ एग्री करना पड़ेगा। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो 3-4 पार्टियां इस वक्त हैं, इंक्लूडिंग हमारी एस्टेब्लिशमेंट, किसी के पास भी पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फार्मूला मौजूद नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंपोर्ट को किस तरह कम करना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को किस तरह बढ़ाना है, बिजली को किस तरह कंट्रोल करना पड़ती प्राइसों पर, जॉब्स के बारे में क्या हालात है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मैं 1 मिनट के लिए मैं ये अपने यूथी भाइयों को ये पूछना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए ख्याल किया जाए कि इमरान खान साहब कल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या पाकिस्तान को सेव कर पाएंगे? शौकत तरीन साहब जो उनके साथ उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। शब्बर जैदी साहब इनके एफबीआर के हेड थे, उन्होंने बाहर निकल के इनके खिलाफ ही बयान दिया था कि इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो आज कौन सा दिन का चिराग ले आएंगे खान साहब जिसके जरिए पाकिस्तान को बचा पाएंगे? मैं समझता हूं कि इसके लिए एक अक्रॉस द बोर्ड जो सबसे ज्यादा फेवरेबल इन पाकिस्तान जो सोल्यूशन है, एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसमें टेक्नोक्रेट लिए जाए और उनको 2-3 साल की फ्री हैंड दिया जाए कि जिसपे वो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी को सेव कर सके, फॉरेन रिलेशंस को बचाए, कंट्रीज के साथ दोबारा चीजें जो है वो नए सिरे से शुरू की जाए। मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। इवन देन इलेक्शंस आर नॉट अ सॉल्यूशन मेरे ख्याल में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन भी इस वक्त सोल्यूशन नहीं है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो चल रही है इसके अंदर सोल्यूशन निकाला जाए। अच्छा तारड़ साहब, एक इसमें चीज़ कही जा रही है जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान में, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी जो बेसिकली जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी बड़ी पावरफुल जमात है, सिंध में हुकूमत बनाती है, बेसिकली कहा जाता है कि जरदारी साहब जो है वो बॉस हैं, उन्होंने गेम कर दिया है नवाज शरीफ साहब के साथ। और गेम उन्होंने ये की है कि उन्होंने इमरान खान को दोबारा हीरो बन गया, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पंजाब में कम हो गई, तो बेसिकली तो नवाज जरदारी साहब जो हैं वो अपने पुराने दुश्मन या पुराने हरीफ पीएमएलएन को कमजोर करने के लिए उनके हाथों वो काम करवा रहे हैं, जो कि आपने भी अपने तज्जिये में जिक्र किया है। आप इस थ्योरी को बाय करते हैं कि इमरान खान, आपने अपने तज्जिया में माजी में ये कहा है कि इमरान खान हुकूमत जो है ना 2.0 वो ऑन कार्ड है, वो दोबारा आ सकती है। तो तार साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या ये जो थ्योरी है इसमें कुछ सच्चाई है, या क्या आप समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद यही एक कोलिशन ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन ये सब अपने आप को इमरान खान का हरीफ समझते हैं? देखें, इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शीरी मजारी साहब की ट्वीट जो है और एक जो नई टर्म्स निकाली गई है न्यूट्रल्स, और जिस तरीके से हमारे फौजी जो हमारे जवान हैं, हमारे जो लीडर हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ एक कैंपेन ऑर्गेनाइज तरीके से चलाई जा रही है उस, और वो कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में रहा, आज तक मैंने किसी ऐसी पार्टी को इतना बड़ा लाइसेंस टू किल 007 नहीं देखा जो इस पार्टी के पास है। मेरे मेरे तजर्बे के हिसाब से ये इनको जो और जो जब उनको मैं कंक्लूड करता हूं, देखता हूं कि वो देखें, अब मैं अर्ज करना चाहूंगा खान साहब की डिमांड्स क्या है। खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, नैब का हेड मेरी मर्जी का हो, चारों सूबों के इलेक्शन हेड मेरी मर्जी के हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीलियां लाई जाए वो भी मेरी मर्जी की, और उसके बाद मैं इलेक्शन में जाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये तो फिर अनोखा लाडला ही है। मेरा मकसद है जो कहता है कि मैं चांद चाहिए मुझे खेलने के लिए और उसको चांद दिया जा रहा है, तो फिर उस पर यह भी यकीन आता है कि ये इमरान खान .2 जो है वो आगे वो चलेगा, वो चल रहा है, अभी भी बिक रहा है। देखिए ना, इस वक्त मैं देखता हूं कि आपके नून लीग भी डिफेंसिव है, और दूसरा जो बार बार आईएसपीआर आके बाहर आके स्टेटमेंट दे देती है हमें सियासत में ना घसीटा जाए। आप मुझे दें इस चीज के, आप बनाने वाले हैं, पाकिस्तान का हर लीडर आपकी गोद से बन के निकला है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आज आप न्यूट्रल। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्वॉल्व हो, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो बचाएं। मुझे ये बताएं कि मैंने अमेरिका में ला पड़ा है चीमा साहब, जब एक लीडर ऊपर खड़ा होकर, मैं आज मुझे आजादी है अमेरिका में रहते हुए कि मैं व्हाइट हाउस के सामने जाके प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ एक इश्तिहार लेके खड़ा हो जाऊं कि बाइडेन इज नॉट गुड, लेकिन अगर मैं वहां खड़ा होकर ये तकरीर शुरू कर दूं, आए व्हाइट हाउस को आग लगा दें, आए अमेरिका के खिलाफ ये कर दें, उसको कहते हैं टू क्रिएट एक्साइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट। लोगों को कहना कि आओ, उनको उनको उकसाना कि आओ दहशतगर्दी करें। लेकिन मुझे ये बताएं, आज आपके पीटीआई के हर जलसे में ये नहीं हो रहा है। नौजवानों गौर से सुनो, मैं जो अगली बात करने लगा हूं बहुत गौर से सुनो। आओ अमेरिका के खिलाफ चलें, मेरे कंटेनर उठा उठा के फेंकोगे, इस्लामाबाद आओगे, इनको इबरत का निशान बनाओगे, इनके घरों में जाओगे, ये क्या चीज है? दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। किसी वकील से पूछ लें, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से ये पूछ लें, दिस इज अगेंस्ट द लॉ टू क्रिएट द एक्साइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कोई स्टेट आपके उसका एक्शन ले रही है? आपका सारा मुल्क इस वक्त ट्वीट पे चल रहा है सारा। पिछले 4 सालों में तो लोग बेचारे ब्यूरोक्रेट जो थे वो सुबह दफ्तर में जाने से पहले ट्वीट चेक करते थे कि आज जॉब है या नहीं हमारी, तो ट्वीट कम्युनिकेट करती थी। आज भी बल्कि मुझे दुख हुआ है तो कासिम सूरी साहब की ट्वीट जो बिलावल के हवाले से उन्होंने की है, मैं इंतहाई गैर इखलाकी और मैं हैरान हूं कि ही वाज अ डेप्टी स्पीकर ऑफ द कंट्री, और खान साहब बार बार कहते हैं कि बहादुर है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बिलावल अभी लास्ट तक पहनता है। ये आपकी लीडरशिप है। अगर आपके बारे में बात करें तो आप कहते हैं जिनके एफआईए को भेज के आपने मोहसिन बेग बना देते हैं। अगर आपके खिलाफ बात करें तो आपने बिलावल के बारे में इतनी खैर मुनासिब आपने ट्वीट की है क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। यू हैव अ लाइसेंस, यू आर गिवन अ लाइसेंस। और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान सफर करेगी चीमा साहब, नॉट ओनली अवाम। तो देखे ना, हिस्सा है उसके। स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सफरिंग राइट नाउ। व्हाट आइसोलेशन में आप जा चुके हैं,
आप इससे मजीद आगे कहां जाएंगे? कराची बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान में जो आज आप हो रहा है, अब वो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इदारों को चाहिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं, सिस्टम को ना बचाएं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं। सिस्टम भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम है। देखिए आज मैं देखूं बात आपकी, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। नैब के जो चीफ है, आप उनके मियाद पूरी हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन की मर्जी के बगैर अगले नए चेयरमैन का इनेकाद नहीं हो सकता। सफर क्या करेंगे? स्टेट, क्योंकि आपकी अपोजिशन ही नहीं। इस वक्त आप, मेरा मकसद देखें, 2 चीफ मिनिस्टर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर, 2 वजीर आजम, मेरा मकसद आप देखें कि नया सेटअप आया, या तो इस नए सेटअप को आने ना दिया जाता, या इस वक्त गलत, वो खुद परेशान है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, वो बेचारे फंस चुके हैं, बड़े पतली गली में आ चुके हैं, और उनको भी चाहिए कि अगर मैं तो खैर इस पोजीशन में नहीं हूं, या मुझसे पाकिस्तान के लिए डिसीजन लें, पार्टी के लिए डिसीजन ना लें, और नहीं ले सकते तो साइड पे हट जाए, क्योंकि इस वक्त हालात जो है वो बहुत गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान गोइंग इनटू द डिफॉल्ट। और उसमें देखें श्रीलंका, तो मैंने शायद आपको पहले भी कहा था, श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, थोड़ी सी आबादी है, और 92% लोग जो है वो शरह खानगी में आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा जो हालात है, एक तो बहुत बड़ा कंट्री है, और आपके अंदर जो आग लगाने वाले एलिमेंट हैं आपके, वो आपने इतने सेक्ट है मजहबी आपके, जिसके कोई मतलब, अब तो पीटीआई भी एक मजहबी जमात बन चुकी है मेरे ख्याल में। जिस तरह खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि आपको उम्रे और हज पे जाने की क्या जरूरत थी, पीटीआई के लिए आप काम करें तो आपको हज और उम्रे का सवाब है, मेरे ख्याल में अब तो पीटीआई भी एक मजहबी जमात बन के उभर रही है मेरे ख्याल में। तो आपके तो हालात नॉट टुवर्ड श्रीलंका, आप अफगानिस्तान वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आप यू आर एन इस्लामिक एटॉमिक पावर। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये तो बिल्कुल आपने सही इसको विजुअलाइज कर दिया। एक सवाल बताएं, इस सवाल का जवाब बताएं तार साहब हमारे व्यूअर्स के लिए, कि बिलावल चले गए न्यूयॉर्क, एक तरफ तो बात ये हो रही है कि जी पाक अमेरिका ताल्लुकात ठीक होंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं बिलावल जो है डॉलर लेने गए हैं अमेरिका में, और वो कह रहे हैं कि ये इनको पता नहीं है कि अमेरिका जो है वो इनसे और गुलामी करवाएगा, और मैं अमेरिका की गुलामी नहीं करता था। आज वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के, जहां पे पाकिस्तान के तमाम मौलवियों का गढ़ हुआ करता था, जमात इस्लामी और जेयूआई का, और वहां पे जनरेशन से लोग जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म और वो है जो जिसको वो प्रोपोगेट कर रहे थे मौलवी पहले, और उसी को इमरान खान साहब ने पकड़ लिया। तो तार साहब, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तुम डॉलर लेने गए हो, तुम तो भिखारी हो, तुमसे डॉलर लोगे और मुल्क का सौदा करोगे, मैंने सौदा नहीं किया, तो ये जो नैरेटिव है एक तरफ है, और जबकि ये बात की जा रही है कि हमारे तो अमेरिका के साथ ताल्लुक इतने डाउनग्रेडेड हो गए हैं कि अब हमें दुनिया में अगर फंक्शन भी करना है तो अमेरिका का जिन इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आप कैसे देखते हैं, कोई ब्रेक थ्रू कर पाएगा बिलावल का टूर? और दूसरी तरफ ये जो एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में बढ़ रही है, इसमें आप समझते हैं क्या हालात इस दोनों शक्लों में बेहतर होंगे? क्या अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डालेगा कि किस तरह अमेरिका जो है आपकी मदद भी माजी में करता रहा, अरबों डॉलर भी दिए, आप उनके पार्टनर भी रहे, और आप एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट है वो क्या कर रही है, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जिस एस्टैब्लिशमेंट ने रशिया के अगेंस्ट जाने की बात की और रशिया के अगेंस्ट बात की, लेकिन एक बड़ा अपोजिशन लीडर जो है वो अमेरिका के बारे में बातें कर रहा है। आप कैसे देखते हैं न्यूयॉर्क के ट्रिप को और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं खान साहब की एक चीज को मान गया हूं, खान साहब ना सिर्फ क्रिकेटर, खान साहब अपने आप को कहते हैं कि ही इज अ बिग माइंड गेमर। वो उसमें बिल्कुल मैं उनकी गर्विदा हो चुका हूं कि वो देखें, अब वो केपीके में जाते हैं तो ड्रोन के बारे में बात करते हैं, किस खूबसूरती के साथ वहां खड़े होके वो जो रंगबाजी वो वहां पे करते हैं, वो बिल्कुल इस तरह होती है कि वो बार बार एंटी अमेरिकन उस पर जाके वो चीजें करते हैं। ही इज अ बिग माइंड गेमर, नो क्वेश्चन, वो इस ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन बिलावल साहब के बारे में, जो स्टेप के बारे में जो मैं बातें करना चाहूंगा इस वक्त, मेरे ख्याल में चीमा साहब, दुनिया में आधे से ज्यादा चीजें जो हो रही हैं वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रही है। मैंने अमेरिका में 36 साल से हूं, 2 चीजें पाकिस्तान और भारत के हवाले से मैं कह देता हूं, अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती
तो ये किस तरह पॉसिबल था कि खान साहब रोजाना जेब में से एक खाली कागज निकाल के कहते कि ये अमेरिका से लेटर आया। खान साहब भी बाइडेन की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल खान साहब इसके ऊपर कैपिटलाइज कर लिया इन्होंने, और अमेरिका साइड लाइंस पे खड़ा होकर ना वो अपना बस चुप करके खड़ा है, जिस तरह वो सख्त ही नहीं रहता। अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो भारत किस तरीके से रशिया से तेल भी लेता और 2+2 भी कर जाता। ये सारा कुछ अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है। खान साहब इज वेरी स्मार्ट पर्सन इन दैट रिगार्ड। देखें किस खूबसूरती के साथ खान साहब अमेरिका के साथ हालते जंग का ऐलान कर दिया है। अपना चीफ ऑफ स्टाफ ग्रीन कार्ड होल्डर शहबाज गिल साहब, फैसल वाडा साहब, जैदी साहब, जुल्फी बुखारी साहब। देखिए किस खूबसूरती के साथ वेस्ट के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो, मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा। बाहर निकलो अमेरिका को जला, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ साथ खड़ा है, ग्रीन कार्ड होल्डर, उसके बच्चे यहाँ शिकागो में बैठे। देखे तो ये एक कौम को बेवकूफ बनाना, और बना रहे हैं मुसलसल, और कौम बन रही है। मैं यहाँ पे मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिख के अगले दिन मुझे सरप्राइज कर दिया, और उन्होंने रेफरेंस उसका दिया। उन्होंने उसका उन्वान था, उनका एक आर्टिकल है, उसका उन्वान था कि मत मारी गई। अब वो मत क्या थी? हमारे पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट थे, अयूब गौहर अयूब शायद, उन्होंने ब्यूरोक्रेट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। उनसे उन्होंने पूछा कि आपने 1971 में आप एज ए जर्नलिस्ट सारा कुछ आपने चीजें क्यों नहीं कौम के सामने बताई रखी? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि हमारी मत मारी गई थी उस वक्त। आज आप मुझे ये बताएं कि 2 टेलीफोन चोरी हो गए हैं। वीडियो देखें, मैं अगले दिन हैरान हो गया किस तरह माइंड गेम है। वीडियो का जब शोर पड़ा तो उन्होंने अपने प्रोग्राम की पहले ही एक वीडियो बना के भेज दी, लोगों को प्रिपेयर करने के लिए साइकोलॉजिकली कि मे बी दिस इज द ओनली काइंड ऑफ थिंग जिसमें खान साहब पूछ रहे हैं जी वो अमेरिका जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए दे प्लेइंग विद द माइंड। मैं हैरान हो गया हूं। ये मैं पहले हमेशा ये समझता था कि अमेरिका इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन मैं कहता हूं अफरीन है खान साहब कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। पहले ही एक वीडियो लीक की, अपने एक प्रोग्राम में बैठ के बाल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों खास चर्चा था कि वीडियो लाने वाली, तो उन्होंने बिल्कुल पहले ही कौम को तैयार किया कि वो वीडियो भी इस तरह की होगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब फोन चोरी करने का ड्रामा मुझे ये बताएं कि जब 200 गार्ड आपके साथ खड़ा हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले जाके सियालकोट एयरपोर्ट की उन्होंने सारी वीडियो चेक की आईडियो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और सारे पीटीआई के लोग आसपास थे, तो भी नून लीग किस तरह 2 फोन चोरी करवा के लेगी वहां से? देखिए टोपी ड्रामा कौम बाय कर रही है। कौम को बताया गया है कि 23 दिन के गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ बिलियंस ऑफ डॉलर लेके भाग गया यहां से। कौम बाय कर रही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अमेरिका की तरफ, जो ट्रिप के बारे में बिलावल भुट्टो साहब के। बिलावल भुट्टो साहब का ये जो ट्रिप है, इसके अंदर इसमें ज्यादा चीजें नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आइस मेल्ट होगी। मैं समझता हूं वो भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसकी आपकी उनकी नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी वजह यह है उन्होंने भारत को चाइना के खिलाफ अपना पार्टनर पिक कर लिया है पिछले बराक ओबामा दौर में। यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंस। अब वो ये भी देख चुके हैं कि अफगानिस्तान पे भी आपका कोई सह नहीं है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। 3.5 साल आपको कॉल ना करना ये बड़ा माने रखता है, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का आना, और उसके बाद टोनी ब्लिंकन का कॉल करना, और फिर आपको बुलाना यहाँ पे। हालांकि वो तो मीटिंग तो सारी फूड चेन के बारे में है, वो कोई फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसपे बुला के वो 1 to 1 बैठ के बात करेंगे, लेकिन आइस मेल्ट होगी इसमें, इस ट्रिप में। तो उसमें मैं ये समझता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी का पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। बल्कि ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि बिलावल भुट्टो जा रहा है वहां पे उनको बताने के लिए कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम आपको आर्मी बेसिस भी देंगे। ये वो अपने अली अहमद साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये आर्मी बेसिस का वादा करने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर मैं समझता हूं कि इनके नाना भी फॉरेन मिनिस्टर थे, और इनके लिए अच्छा होगा कि आएंगे, अपने नए रिलेशनशिप बनाएंगे, और आगे क्योंकि पीपल्स पार्टी समिति के बिलावल भुट्टो विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मैंने आपको बताया कि आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे फायदा किसी को है पीटीआई के बाद तो पीपल्स पार्टी।
क्योंकि नून लीग ने गलती की है मेरे ख्याल में, और अब खुद डिवाइडेड। खाकान अब्बासी साहब का पहले जाके लंदन बैठ जाना और वहां पे अपने तहफुजात का इजहार करना, मरियम नवाज साहबा का जलसों में जाके कहना कि ये गंद हमने अब नहीं इसको साफ करना, इलेक्शन में चले, इस तरह के स्टेटमेंट देने और कहना कि कंट्रीज और वेंटिलेटर, ये सारे सिग्नल करते हैं कि अंदरूनी इंतशार और दे आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट कैंप्स एंड ग्रुप्स। लेकिन इसमें मुझे नजर जो आ रहा है चीमा साहब कि फ्यूचर में मेरी नजर में अगर पीटीआई फिर वापस आती है और जिस तरीके से उन्होंने 3.5 साल पहले पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल डिस्टेबलाइज किया है, अगर मैं कहता हूं किसी वक्त मैं प्रोग्राम बैठ के सारे नंबर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ के कर्जों की तफसीलें क्या हैं, जिस तरीके से इन्होंने रुपए प्रिंट किए, इन्होंने करेंसी प्रिंट की अपने दौर में, और जिस तरीके से इनके बच्चों ने करप्शन की है पीटीआई के, अगर ये 3.5 साल का रैकेट सामने नहीं आता इलेक्शन से पहले और ये दोबारा मेजॉरिटी गेन करते हैं, मेरा ख्याल पाकिस्तान इनके अंडर 3 साल मजीद नहीं गुजार पाएगा। पाकिस्तान रैपिडली टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये जो आपने एक पॉलिटिकल सिचुएशन आपने ड्रॉ की है और जो पोलराइजेशन है, एंड अबव ऑल जो कि बिलावल भुट्टो के एक विजिट जो कि फॉरेन पॉलिसी में, जिससे आपने कहा कि एक बर्फ पिघलने की तरफ हम जा रहे थे, उसको भी कंट्रोवर्शियल करा रहे हैं। खुद अमेरिका जाए तो कहते हैं मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया, और अगर कोई और जाए तो कहते हैं ये डॉलर मांगने गए हैं और ये करने गए हैं। एनी हो, आइंदा आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं तार साहब, देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या आइंदा जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन क्या होती है और इकोनॉमिकली हम किधर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।